नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 25 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। वी मे एनकाउंटर मैनी डिफीट्स बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड। हो सकता है कि बहुत सारे पराजय का सामना जिंदगी में आपको करना पड़े, लेकिन ये बात सुनिश्चित करें कि आप हारे नहीं। मीन्स मन से नहीं हारना है। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं जिंदगी में आती हैं, बहुत सारे डिफीट्स का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन आप ये स्वीकार ना करें कि आप हार चुके हैं। क्योंकि ये जो भावना है कि आप हार चुके हैं, आई क्विट वाला जो एक फीलिंग है ना, वो फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं। डेली का करंट अफेयर का एक वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होता है पीडीएफ के साथ, वो आप जाके देख सकते हैं। वो फीचर सभी के लिए फ्री है, तो कोई भी बच्चा जाके वहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकता है। वोकैबुलरी ई बुक उपलब्ध करवाई गई है। जनवरी से लेकर जून तक के एडिटोरियल वर्ड्स यहाँ पर हैं, या बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन में। न्यूज़ हेडलाइन से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का। तो देखिए, पहली हेडलाइन क्या कहती है, कांग्रेस लीडर्स कंटिन्यू पार्लेज। पार्ले जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है मीटिंग। इसके अलावा इसका मतलब हो सकता है समिट, या फिर हो सकता है डिस्कशन। ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है कि कांग्रेस लीडर्स लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, उथल पुथल मची हुई कांग्रेस पार्टी में, तो उसके चलते वरिष्ठ नेता, जो भी और लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता लोग हैं, उन सब की मीटिंग चल रही हैं। इंडिया चाइना गियर अप फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। गियर अप का मतलब होता है टू गेट रेडी, तैयार होना। भारत और चाइना अगले चरण की सैन्य बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही तैयार हैं अगले राउंड की बातचीत के लिए। विल फाइट फॉर रिटर्न ऑफ आवर राइट सेज फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, इन्होंने कहा है कि लड़ेंगे हमारे अधिकारों की वापसी के लिए। राइट्स का मतलब अधिकार, तो अधिकारों को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। तो ये थी न्यूज़ हेडलाइंस। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल बैक एंड फोर्थ। पाकिस्तान के रवैये को लेकर ये आर्टिकल है, और एंड तक सेशन को जरूर से देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? बैक का मतलब वापस, पीछे, और फोर्थ का मतलब आगे। तो आगे पीछे होता रहता है, ढुलमुल रवैया है, अस्थिरता है पाकिस्तान के रवैये में। कभी ये लिस्ट घोषित करता है आतंकवादियों की, उन पर कार्रवाई करने का एक कह सकते हो कि दिखावा करता है। विश्व मतलब जो वैश्विक पटल है, जो वैश्विक मंच है, उस पर दूसरे देशों को दिखाता है। इसका सीधा सा कारण है कि ये नहीं चाहता कि ब्लैक लिस्टेड को कर दिया जाए, तो उसके चलते ये दिखाता रहता है कि भाई हम लोग सही कर रहे हैं, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यही लेखक कहना चाहता है कि इसका रवैया कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी 2 कदम चलने की बात करता तो वापस अपने कदम खींच लेता है। तो उसी को लेकर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान मूव्स का मतलब पाकिस्तान के कदम, किसके लिए? टू टैकल टेररिज्म, आतंकवाद को टैकल करने के लिए। कहाँ पर? अपनी जमीन पर। सोइल का मतलब मिट्टी होता है, अपनी मिट्टी मतलब अपनी जमीन पर, मतलब पाकिस्तान में। इट्स यहाँ पे पाकिस्तान के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली, विशेष करके। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार का जो आतंकवाद है उसकी बात कर रहा है। हैव, ये हैव इसको देखकर है। हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एट, तो इन कदमों को अक्सर इस रूप में डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीट के साथ, डिफाइन के साथ, डिस्क्राइब के साथ, व्यू के साथ, ठीक है ना, इन सब के साथ में एज का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इन कदमों को, इन मूव्स को अक्सर डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में? 1 स्टेप फॉरवर्ड, कि एक कदम पाकिस्तान आगे चलता है, एंड 1 स्टेप बैक, एक कदम पीछे चलता है। When it comes to, जब बात आती है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो आप रूटीन में भी यूज कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज हो सकता है। When it comes to इंग्लिश, वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। जब बात अंग्रेजी की आती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रयास झोंकने होते हैं। ऐसा ही यहाँ पे है, व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डर सपोर्ट। ब्रॉडर सपोर्ट, ब्रॉडर मतलब अधिक व्यापक, ब्रॉड की डिग्री कंपैरेटिव है। तो जब बात आती है किसकी? ब्रॉडर सपोर्ट की, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे सपोर्ट की। तो टेरर ग्रुप्स हैव एंजॉयड विद इन द कंट्री, ठीक है।
तो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट की बात आती है तो टेरर ग्रुप्स ने यहाँ पे एंजॉय किया है क्या, विद इन द कंट्री, देश के भीतर, पाकिस्तान के भीतर, विद इन का मतलब उसी दायरे के अंदर अंदर यहाँ पे इन्होंने टेरर ग्रुप्स ने बहुत अधिक सपोर्ट यहाँ पे प्राप्त किया है पाकिस्तान का, ये कहना चाहता है। रिपीट कर देता हूँ, पाकिस्तान के जो कदम हैं टेररिज्म को टैकल करने के अपनी जमीन पर, विशेष करके सीमा पार से आतंकवाद की अगर बात करें तो उन कदमों को अक्सर इस रूप में डिस्क्राइब किया गया है कि पाकिस्तान एक कदम आगे लेता है, एक कदम पीछे लेता है। जब बात आती है बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट की, है ना, ये बात, ये वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक की बात जो है वो सपोर्ट की बात है कि पाकिस्तान सपोर्ट देता है टेरर ग्रुप्स को। टेरर ग्रुप्स जो हैं वो उन्होंने काफी मतलब बड़े स्तर पे सपोर्ट यहां पे एंजॉय किया है देश के भीतर भीतर। ठीक है, जो भी रेड कलर में है अंडरलाइन पार्ट है, नए बच्चों को बता रहा हूं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, आपको वर्ब निकालनी है उनको देखकर। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। 10 इस प्रकार से, इट वुड कम एज लिटिल सरप्राइज। लिटिल सरप्राइज का मतलब नो सरप्राइज। लिटिल के पहले या फ्यू से पहले कोई भी अगर आर्टिकल दिखाई नहीं देता है आपको, इसका मतलब नो पढ़ेंगे आप उसको। तो 10 इस प्रकार से, इट वुड कम एज लिटिल सरप्राइज, इसका मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा दैट की विद इन डेज ऑफ इशूइंग अ स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। विद इन डेज मतलब केवल उन दिनों के भीतर ही, है ना, विद इन फिर से आ गया मतलब एक दी गई समय सीमा के भीतर भीतर, जब इशू किया गया था SRO। SRO का मतलब है वैधानिक नियामक आदेश। ठीक है, तो SRO ही पढ़े इसको, स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जब इशू किए गए थे उन्हीं दिनों के भीतर, लिस्टिंग, SRO लिस्टिंग दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था क्या, दाऊद इब्राहिम का नाम, द एलिटी जाकी उर रहमान का नाम, एलिटी लश्कर तैयबा के जाकिर उर रहमान लखवी का नाम, और लगभग अबाउट 85 अदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अदर अन्य, ये हो गया नामित और ये हो गया आतंकवादी, अन्य 85 आतंकवादियों के नाम जिसमें शामिल थे। डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स, डायरेक्टिंग निर्देशित करते हुए ऑफिशियल्स अधिकारियों को टू इंप्लीमेंट लागू करने के लिए क्या, UNSC कमिटी रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस का मतलब प्रस्ताव, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के जो प्रस्ताव हैं, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, डिनाइड, उसने इनकार कर दिया दैट की द लिस्टिंग वाज न्यू, कि जो लिस्ट है वो नई नहीं है। ठीक है, ये तो पुरानी लिस्टिंग है, नई नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, तो कह रहा 10 इस प्रकार से, इट वुड कम एज लिटिल सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इट वुड कम मतलब ये भविष्य में आने वाली बात कर रहा है। और वुड का ही प्रयोग क्यों हुआ, विल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब इमेजिनेशन की अगर बात करते हो, थोड़ा सा गैस करते हो कोई चीज को लेकर, तो उसके लिए आप वुड का प्रयोग करते हो। तो इस प्रकार से इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा दैट विद इन डेज ऑफ इशूइंग, कि जैसे ही इसने SRO लिस्टिंग को यहां पे घोषित किया पाकिस्तान ने, उन्हीं दिनों में, अब उस लिस्टिंग में क्या था, उस सूची के अंदर काफी सारे आतंकवादियों के नाम थे, जिसमें मुख्य नाम यहां पे लेखक ने काउंट करवाए हैं। दाऊद इब्राहिम का नाम था, लश्कर तैयबा के जाकिर उर रहमान लखवी का नाम था, और 85 और नामित आतंकवादी थे, उनका नाम था। तो इस लिस्टिंग में जो नाम था, इस लिस्ट को इन्होंने घोषित किया उन्हीं दिनों के भीतर। ठीक है, उस लिस्टिंग में यह था कि भाई इशूइंग अ स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर लिस्टिंग डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स टू इंप्लीमेंट द UNSC कमिटी रेजोल्यूशंस अगेंस्ट देम। और उसमें यह भी कहा गया, उस लिस्टिंग को घोषित करके, SRO को घोषित करके, कि इन आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार का प्रस्ताव UNSC कमेटी ने प्रस्ताव रखा है, रेजोल्यूशंस दिए हैं, उन्हीं के अनुसार इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अब उसी समय के भीतर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय क्या कहता है कि भाई ये लिस्टिंग जो है नई नहीं है, तो पुरानी है। बात समझ में आई? वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक। वन स्टेप फॉरवर्ड ये हुआ कि SRO लिस्टिंग घोषित करी और उस लिस्टिंग के अंदर नाम दिए और कहा पाकिस्तान ने कि हम कार्रवाई करेंगे, जैसा कि UNSC चाहता है वैसे कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। फिर वैसे ही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि जो लिस्टिंग है पुरानी है, नई नहीं है। इसका मतलब एक स्टेप बैक आ गया। तो ये है लेखक का, लेखक टाइटल क्यों चुना है उसका समझ में आ गया होगा कि एक स्टेप फॉरवर्ड आता है, एक स्टेप बैक आता है। तो यहां सीखने लायक चीजें ये थी कि डिस्क्राइब के साथ एज आता है, तो बाकी और भी शब्द हैं जहां पे एज का प्रयोग करते हैं। एक बात सीखने की ये थी कि लिटिल सरप्राइज है, तो लिटिल का मतलब नो पढ़ा जाएगा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब लिटिल या फ्यू से पहले वी डू नॉट सी एनी आर्टिकल, इट मींस वी विल टेक इट एज नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य के रूप में इसको देखते हैं आप। इसके बाद में द लिस्टिंग, जो ये सूची है, हेड UNSC एंड इंटरपोल इंफॉर्मेशन, उस सूची में UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अब लिस्टिंग को देखकर हेड है, लिस्टिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। उस लिस्टिंग में UNSC और इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की इंफॉर्मेशन थी कि कम से कम ऑन एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स,
कम से कम सूचना थी 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की और 3 कराची के एड्रेसेस की, वो एड्रेसेज जो कि संबंधित थे। समझने की बात एक और नई है, बिलोंग के साथ में टू प्रपोजिशन का प्रयोग करता है। दाऊद से संबंधित जो एड्रेस थे उनकी बात थी। तो इस लिस्टिंग में, इस सूची के अंदर 3 कराची के एड्रेसेस को यहां पे जगह दी गई थी, सूची के अंदर नाम दिया गया था, और यहां 5 पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में बताया गया था जो किससे संबंधित थे, दाऊद इब्राहिम से। ठीक है, दाऊद द फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन। अब दाऊद इब्राहिम के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है कोमा लगा के, ये भूतपूर्व, ये पहले के अंडरवर्ल्ड डॉन रह चुका है ये व्यक्ति, एंड द अक्यूज्ड मास्टरमाइंड, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, और ये आरोपी मास्टरमाइंड रह चुका है किसका, मुंबई के 1993 जब ब्लास्ट हुए थे उसकी अगर बात करें तो मुंबई के 1993 के जो बम हमले हुए थे, बम विस्फोट करवाए गए थे, ब्लास्ट हुए थे, उसमें ये आरोपी भी था, मास्टरमाइंड था। रिपीट कर देता हूं, ये तो लिस्टिंग थी, इस लिस्टिंग में यूएनएससी और इंटरपोल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, यूएनएससी को भी ये सूचना थी, इंटरपोल जो पुलिस थी उसको भी सूचना थी कि कम से कम यहाँ पे 5 पाकिस्तान के पासपोर्ट और 3 कराची के एड्रेसेस की बात की गई थी। ये संबंधित किससे थे, दाऊद से थे। और दाऊद कौन, दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन और अक्यूज्ड मास्टरमाइंड किसका, मुंबई 1993 के ब्लास्ट का। हावेवर, हालांकि द एमएफए सेज, एमएफए हो गया ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो फिर भी जो विदेश मंत्रालय है पाकिस्तान वाला ये कहता है दैट द एसआरओ डिड नॉट इम्प्लाई, कि जो एसआरओ हमने ये जो लिस्टिंग दी है ना, स्टैच्यू रेगुलेटरी जो बताया था आपको, ठीक है, ये जो लिस्टिंग दी है, डिड नॉट इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है सजेस्ट करना, हिंट देना, इंसिनुएट करना, सिग्नल देना, संकेत देना, है ना, इशारा करना। तो इस एसआरओ में कोई इशारा नहीं था। एन एडमिशन, एडमिशन का मतलब हो गया एडमिट करने का प्रोसेस, एडमिट से बनाया एडमिशन, नाउन है क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है। तो एमएफए कहता है कि भाई जो एसआरओ बनाया गया था, जो लिस्ट हमने दी थी, उस लिस्ट का कहीं पर भी ये इशारा नहीं था कि हमने ये स्वीकार कर लिया है दैट ही लिव्स देयर, कि दाऊद इब्राहिम के लिए ही है कि वह वहां रहता है। बात समझ में आई? मतलब यहां पे एक तरफ ऊपर देखो, अगर ब्लास्ट तक की बात करें तो यहां पे तो ये बात कर रखी है कि यूएनएससी को भी सूचना थी और इंटरपोल को भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 वहां पे पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट और कराची एड्रेसेस का वर्णन था एसआरओ के अंदर, जो कि दाऊद इब्राहिम संबंधित थे। दाऊद इब्राहिम का परिचय इन्होंने दे दिया। उसके बाद में कहा कि हालांकि एमएफए क्या कहता है कि एसआरओ के से ये कोई संकेत नहीं था, डिड के साथ में हमेशा V0 लगता है, याद रखेंगे, तो V0 है, बेस फॉर्म है, कि एसआरओ से ये संकेत नहीं मिलता है कि यहाँ ये स्वीकार कर लिया गया है कि वह वहाँ रहता है, कि दाऊद इब्राहिम जो है वो वहाँ रहता है, ऐसा कोई संकेत नहीं था। इंस्टीड, इसकी बजाय, आप में से बहुतों ने इंस्टीड के साथ में ऑफ देखा होगा, यहां नहीं है तो हो सकता है क्वेश्चन मार्क लग गया हो कि क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इंस्टीड के साथ ऑफ तब लगता है जब आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, बगैर ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन क्या करेगा आगे, इसलिए यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहां कॉमा लगा दिया, सेपरेट कर दिया इसने, इस कारण से यहां पे इंस्टीड से ही काम चलाएं। तो ये कह रहा है इंस्टीड, इसकी बजाय इट आर्ग्यूज, इट यहां पे एमएफए के लिए दे रखा है। ठीक है, द मूव वॉज अ रूटीन वन, इसके बजाय एमएफए यहां पे ये तर्क देता है कि ये जो मूव था, ये जो कदम था एसआरओ को जारी करने का, ये लिस्टिंग देने का, वो एक रूटीन था, रूटीन के तरह ही था, मतलब ये तो हमेशा जारी करते हैं हम, कौन सा नया हो गया इसके अंदर काम। एज ए पार्ट ऑफ, एज ए पार्ट मतलब एक हिस्से के रूप में, एक अंश के रूप में, किसका हिस्सा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, पाकिस्तान ने जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब और देशों से या फिर कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो वादे कर रखे हैं, जो कमिटमेंट्स कर रखे हैं, उनके रूप में एक पार्ट के रूप में ये जो मूव पाकिस्तान ने चला था, ये तो रूटीन था, कौन सा नया हो गया। हमने तो ये नहीं कहा कि दाऊद हमारे यहाँ ही रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, पाकिस्तान को जरूरत है किस चीज की, टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर। अलाइन का मतलब क्या है, अलाइन का मतलब एडजस्ट है, रेगुलेट है, फिक्स दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा, एक तो एडजस्ट है इसका मतलब, या फिर इसका मतलब रेगुलेट है, नियमित करना है, या फिर फिक्स है। ये सिनोनिम्स हैं अलाइन के। अलाइन वैसे एक कह सकते हो समानांतर रखना, बराबर करना, उसको भी कह सकते हो। तो पाकिस्तान को जरूरत है, तो इसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को जरूरत है किस चीज की, कि पाकिस्तान अपना जो डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग है, पाकिस्तान की एक जो घरेलू मतलब पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर एक आतंकवादियों की सूची बना रखी है, उस सूची को रेगुलेट करे, उस सूची को नियमित करे, किसके अकॉर्डिंग, उन के अनुसार जो कि इशू किए गए हैं यूएनएससी, ISIL एंड अल कायदा सैंक्शंस कमिटी, है ना, इससे।
मैच करें, मतलब अलाइन का मतलब यहाँ मैच करना पड़ सकते हो आप। तो यहाँ इसी के अनुसार पाकिस्तान को जरूरत किस चीज़ की है कि एक लिस्टिंग पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को पता तो है कि हमारे देश में इतने आतंकवादी हैं, ठीक है, तो ये आतंकवादियों की जो लिस्ट है उसको मैच करे किस लिस्ट के साथ में, यूएनएससी का ISIL और अलकायदा सैंक्शंस कमिटी, सैंक्शंस प्रतिबंध बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ तो कमिटी के रूप में पढ़ो क्योंकि S कैपिटल है, C कैपिटल है, अलकायदा है ना। तो जो लिस्ट यूएनएससी के ISIL के द्वारा और अलकायदा के सैंक्शंस कमिटी के द्वारा, ठीक है, अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसी लिस्ट के साथ में आप यहाँ पे पाकिस्तान अपनी घरेलू लिस्ट को मैच करे और देखे कि मेरे पास जो आतंकवादियों के नाम है क्या वही नाम वो भी बता रहे हैं या उससे एक्स्ट्रा है, हमारे पास नहीं है, ऐसा मैच करने की बात की गई है। और ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये प्रस्ताव है, यूएनएससी के प्रस्ताव है। यूएनएससी ने बहुत सारे प्रस्ताव पास किए थे, जैसे वो 1267 का, 1989 का, 2253, ये सब प्रस्तावों के एक संख्या दे रखी है, ठीक है। अलग अलग प्रस्ताव जो पेश किए थे उनके अधीन जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट के साथ में पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक टेरर की जो लिस्ट है उसको मैच करे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, दस फार अब तक, 10 फार को पढ़ सकते हैं, सो फार अब तक। द डोमेस्टिक लिस्टिंग, जो घरेलू लिस्टिंग है पाकिस्तान की, मेंटेन्ड अंडर द कंट्रीज एंटी टेररिज्म एक्ट, जो किसके अधीन, अंडर का मतलब के अधीन होता है, के तहत होता है, जो किसके तहत मेंटेन की गई है, देश के एंटी टेररिज्म एक्ट, है ना, मतलब आतंकवाद विरोधी कानून के अधीन ये मेंटेन की गई है। किसके द्वारा? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के द्वारा। हैड नॉट इंक्लूडेड, अब देखो इस डोमेस्टिक लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं किया गया था, अभी तक जो पाकिस्तान का खुद की जो सूची है उसमें शामिल नहीं किया गया था, ना ही तो दाऊद को और ना ही यहां पे लखवी को। बात समझ में आ गई? इधर के साथ में क्या लगेगा? कंजंक्शन और लगेगा, ठीक। हु, अब ये हु आ रहा है लखवी के लिए, जो नजदीक है उसके लिए। लखवी कौन? ये इस पर मुकदमा चला है, ट्राई का मतलब मुकदमा चलाना, वॉज ट्राइड पैसिव वॉइस, ब्रीफली संक्षेप मतलब कम समय के लिए, किसके लिए? 26/11 अटैक के लिए, जो नवंबर के अंदर 26 तारीख को जो अटैक किया गया था, 26/11 का जो हमला था, उसके लिए कुछ समय के लिए इस पर मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वॉज ग्रांटेड। फिर से देखो, लखवी के लिए वॉज है, ग्रांटेड मतलब स्वीकार किया गया, बेल का मतलब जमानत, इन 2014 में इसको जमानत दे दी गई। रिपीट कर रहा हूं, यह कहना चाहता है कि अब तक, अब यहाँ पे बात आगे बढ़ा रहा है लेखक कि जो पाकिस्तान की घरेलू लिस्टिंग है उसमें आपके अगर नाम नहीं है, जो कि यूएनएससी बता रहा है लगातार कि ये नाम भी आतंकवादियों के आपके यहाँ पे हैं, वो नाम अगर नहीं है तो उसको रेगुलेट करने की बात लेखक ने पिछले स्लाइड में हमने बात की थी। यहाँ कह रहा है कि अब तक जो डोमेस्टिक लिस्टिंग है पाकिस्तान की खुद की जो सूची है, जो कि किसके अधीन, किसके तहत मेंटेन की गई है, ये देश के एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, और किसके द्वारा? NACTA के द्वारा ये यहाँ पे बनाई गई है लिस्टिंग। तो इस लिस्ट ने अब तक शामिल नहीं किया था, ना ही तो दाऊद को और ना ही लखवी को। लखवी कौन? उसका परिचय दिया है कि लखवी वो व्यक्ति, वो आतंकवादी जिस पर थोड़े समय के लिए मुकदमा चलाया गया 26/11 के हमलों के लिए, लेकिन बाद में 2014 में उसको जमानत दे दी गई। इन कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब होता है विरोधाभासी कोई चीज अगर दर्शानी हो, इसके विपरीत, उसके लिए इन कंट्रास्ट लगाते हैं। LET चीफ लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद और JEM जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर। इसके विपरीत लश्कर-ए-तैयबा का जो मुखिया है हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, हु वॉज डेजिग्नेटेड बाय द UNSC इन May 2019। अब ये हु आ रहा है मसूद अजहर के लिए। मसूद अजहर कौन? जिसको नामित किया गया किसके द्वारा? UNSC के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। कब? मई 2019 में। हैव बीन किसके लिए? इन दोनों के लिए। इन दोनों को हैव बीन एडेड टू द डोमेस्टिक नाक्टा लिस्ट, इन दोनों को शामिल किया गया, ऐड किया गया है। जो घरेलू NACTA की लिस्ट है पाकिस्तान वाली, उस लिस्ट में शामिल किया गया है। जोड़ने के लिए ऐड के साथ में टू प्रिपरेशन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। बात समझ में आई? तो दाऊद का नाम नहीं है, लखवी का नाम नहीं है, लेकिन इसके विपरीत मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों का नाम उस लिस्ट में शामिल किया गया है पाकिस्तान के नाक्टा के द्वारा। द MFA ऑल्सो क्लेम्स, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, क्लेम का मतलब दावा करना, ये भी दावा करता है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। तो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसका ये भी दावा है दैट की द लिस्टिंग दैट इंक्लूडेड दाऊद, कि वो सूची
जिसमें शामिल था, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध किससे है, लिस्टिंग से, कि वो सूची जिसमें दाऊद का नाम शामिल था और लखवी का नाम शामिल था, उस सूची को क्या किया गया, हैड बीन इशूड, उसको जारी किया गया था अर्लियर, पहले के टाइम जारी किया गया था, अब नया नहीं जारी किया गया है। अ क्लेम, एक ऐसा दावा, काउंटर्ड बाई, जिसका विरोध किया गया, काउंटर का मतलब प्रतिक्रिया दी गई है, विपरीत प्रतिक्रिया दी गई है, तो एक ऐसा दावा है ये जिसको भारत के जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उन्होंने विरोध किया है, हु से, और ये सोर्सेज जो हैं, स्रोत हैं, वो ये कहते हैं, हु यहाँ पे इन सोर्सेज के लिए है, इस कारण से प्लूरल वर्ब से है, वो कहते हैं दिस इज ए फर्स्ट, कि ये पहली बार ही लिस्ट जारी हुई है, पुरानी नहीं है। बात समझ में आई? रिपीट कर देता हूँ, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसका ये भी दावा है कि ये जो सूची जारी की गई है उसमें दाऊद और लखवी का नाम शामिल था, ये तो पहले की सूची है, अब हमने जारी नहीं की, और ये कि ऐसा दावा है जो भारत के गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा इसको काउंटर किया गया है, इसका विरोध किया गया है, और भारतीय गवर्नमेंट सोर्सेज कहते हैं, दावा करते हैं कि ये एक अपने आप में पहला है। तो ए क्यों लगा? जब पहली बार ही ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, तो उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं ऑर्डिनल नंबर से पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। जनरली आप देखते हैं कि द का प्रयोग होता है, लेकिन कोई काम पहली बार ही हुआ हो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए द कंफ्यूजन ओवर द एसआरओ, ठीक है, तो एसआरओ को लेकर जो कंफ्यूजन है, ओवर तो लगता है मुद्दे के लिए, किसी बात को लेकर, है ना, तो इस बात को लेकर जो कंफ्यूजन है, भ्रम है, एंड पाकिस्तान डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का मतलब है पाकिस्तान का मतलब एक प्रकार से नकारना, कोई चीज़ को नकार देना डिस्क्लेमर है, पाकिस्तान जो मान ही नहीं रहा बात उसको डिस्क्लेमर कहा जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है एसआरओ को लेकर और पाकिस्तान का जो बार बार में डिस्क्लेमर है गिव क्रेडेंस, तो वो दोनों चीज़ें, एक तो हो गया कन्फ्यूजन सब्जेक्ट, एंड लग गया तो ये पाकिस्तान का डिस्क्लेमर भी सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों चीज़ें इस बात को यहाँ विश्वास दिलाते हैं। क्रेडेंस का मतलब बिलीफ होता है, क्रेडेंस का मतलब विश्वास होता है, क्रेडेंस का मतलब एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें विश्वास दिलाते हैं दैट इट्स गवर्नमेंट लैक्स, कि ये जो इट्स गवर्नमेंट, ये जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान की जो सरकार है, ये इट्स आ रहा है पाकिस्तान के लिए, लैक्स, इसमें कमी है, किस चीज़ की, अ सीरियसनेस ऑफ पर्पज, मतलब उद्देश्य की गंभीरता की कमी है, इसमें कमी है, ये लैक करता है, इसके पास पर्पज की सीरियसनेस नहीं है। जब बात आती है टू इट्स एक्शंस अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट, जब बात आती है इसकी कार्यवाही की, व्हेन इट कम्स टू, ये एक पूरी फ्रेज है, इसका मतलब जब बात इस चीज़ की आती है, किस चीज़ की बात आती है, इट्स एक्शंस, पाकिस्तान की कार्यवाही की, किसके खिलाफ, अगेंस्ट लगा रखा खिलाफ, ऑल टेररिस्ट, सभी टेररिस्ट के खिलाफ, ठीक है, सभी आतंकवादियों के खिलाफ जब इसके कार्यवाही की बात आती है तो इसमें सीरियसनेस की कमी दिखती है। रिपीट कर देता हूं यहां तक, तो जो कंफ्यूजन है एसआरओ को लेकर और पाकिस्तान का जो बार बार में मना करना है कि भाई जो डिस्क्लेमर है कि ये मान ही नहीं रहा बात, कि पाकिस्तान कहता है हमारा इनसे मतलब हमारे पास नहीं है दाऊद, इस प्रकार की बातें जो कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें उस विश्वास की पुष्टि करता है कि इसकी जो सरकार है पाकिस्तान की, जब बात आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही की आती है तो यहाँ पे इनके उद्देश्य की सीरियसनेस, जो पर्पज की सीरियसनेस है, उसकी कमी झलकती है, सरकार में कमी है इस चीज़ की, मतलब सिंसियरिटी से काम नहीं करते। इफ इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, इफ यदि द एसआरओ हैड नेम्ड दीज टेररिस्ट, यदि वास्तव में एसआरओ ने नाम दिया होता इन टेररिस्ट का, यदि वास्तव में एसआरओ के अंदर ये सब नाम होते, एसआरओ पता ही आपको स्टैच्यू रेगुलेटरी में पढ़ा था अभी, है ना, और ये जो हेड नेम्ड है ये इसी का वर्ब है। तो वास्तव में यदि एसआरओ के अंदर इन सभी टेररिस्ट का नाम होता इन पास्ट ऑर्डर्स, पिछले आदेशों में, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये नया आदेश नहीं है तो पहले का आदेश है, तो अगर पहले के आदेशों में ऐसे सारे नाम होते तो देन व्हाई हैज़ इट फेल्ड टू ऐड देम टू इट्स डोमेस्टिक लिस्टिंग, तो क्यों पाकिस्तान असफल रहा इनको ऐड करने में, इन नामों को ऐड करने में, ऐड में टू लग गया, किस में, अपने डोमेस्टिक लिस्टिंग में, ठीक है। पाकिस्तान अगर कह रहा है कि ये तो नाम पुराने हैं, हमने तो नया अभी लिस्ट जारी नहीं की है, तो फिर लेखक कह रहा है कि तो क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान की घरेलू जो लिस्टिंग है, डोमेस्टिक लिस्टिंग जो NACTA ने बनाई है ना, उसमें ये नाम क्यों नहीं है, फिर क्यों उसमें असफल रहा है। इफ़ इट हैज़ इंक्लूडेड दाऊद्स एड्रेसेज, यदि इसने शामिल किया है किसको, दाऊद के एड्रेसेस को और पासपोर्ट्स को, किसमें, अपनी एसआरओ में। एक बात याद रखना, लिस्ट के अंदर नाम डालने के लिए प्रेपोजिशन ऑन लगता है, ऐड है तो टू लगेगा, अदरवाइज नाम डालने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, लिस्ट के नाम, लिस्ट के लिए ऑन का प्रयोग। तो यदि इसने शामिल किया है दाऊद के एड्रेसेस को और पासपोर्ट्स को ऑन इट्स ओन एसआरओ, किस में, अपने खुद के एसआरओ में, डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स,
टू इंश्योर एवरीवन, निर्देशित करते हुए, डायरेक्टिंग निर्देशित करते हुए ऑफिशियल्स अधिकारियों को, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि एवरीवन ऑन द लिस्ट, कि जो भी लिस्ट में है, देखो लिस्ट के लिए ऑन आता है, इन द लिस्ट नहीं आता, ऑन द लिस्ट आता है, तो लिस्ट में हर एक व्यक्ति जो आतंकवादी है डज नॉट हैव एक्सेस टू, एक्सेस में टू लगता है, उनकी पहुंच ना हो फंडिंग तक, उनको फंडिंग ना मिले, आर्म्स हथियार ना मिले, ट्रैवल यात्रा ना कर पाए, देन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री टू से, तो फिर जो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इट इज पेइंग लिप सर्विस, लिप सर्विस का मतलब केवल और केवल आप बोलकर ही किसी का सहयोग कर रहे हो, बाकी वास्तव में कोई सहयोग नहीं कर रहे हो, झूठा दिखावा जो कहते हैं उसको बोलते हैं, झूठे दिखावे से सहयोग करने को पे लिप सर्विस बोलते हैं। तो इट इज पेइंग लिप सर्विस टू द FATF डायरेक्टिव्स, ये होता है निर्देश। तो ये जो एक एजेंसी है जिसने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है पाकिस्तान को, ठीक है, तो इसके जो निर्देश हैं उसको यहाँ पे केवल दिखावे से सपोर्ट कर रहा है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो ये चिंता का कारण है, ये कंसर्न का विषय है। रिपीट कर देता हूँ, तो यदि पाकिस्तान ने दाऊद के एड्रेसेस को और दाऊद के पासपोर्ट्स को अपने SRO में जगह दी है, तो फिर मतलब जगह दी है, अगर इसने SRO के अंदर नाम दिया है, ये निर्देशित करते हुए अपने अधिकारियों को कि ये सुनिश्चित करें कि इस लिस्ट में जिन जिन आतंकवादियों के नाम हैं उनको ना तो फंडिंग मिले, ना ही हथियार मिले, आर्म्स का मतलब वेपन्स हथियार, और ना ही वो ट्रैवल कर सकें, तो फिर विदेश मंत्रालय के लिए ये कहना कि वो FATF के निर्देशों को लिप सर्विस दे रहा है, मीन्स कहें कि वो केवल और केवल रूटीन का काम कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय है। क्रीडेंस के सिनोनिम्स हमने देख ही लिए, आगे बढ़ते हैं। फाइनली अंततः रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ। तो अंततः इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि विच लिस्ट पाकिस्तान प्लेसेस एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम्ड, कि कोई भी लिस्ट, विच लिस्ट पाकिस्तान प्लेसेस एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम्ड, कि कोई भी लिस्ट पाकिस्तान रखता है, प्लेस करता है जिसमें किसी भी आतंकवादी का नाम है, एंड व्हेन इट डिड सो, और कब इसने ऐसा किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेखक कह रहा है अंततः, फाइनली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा कि अंततः इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी लिस्ट में किन आतंकवादियों के नामों को जगह देता है, पाकिस्तान ने ऐसा कब किया, इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है, क्वेश्चन को देखकर इज है, देखो पाकिस्तान को देखकर प्लेसेस था, इट को देखकर डिड था, ये देख लें, सब्जेक्ट और वर्ब निकालते चलें। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैज पाकिस्तान डन टू इन्वेस्टिगेट, कि पाकिस्तान ने क्या किया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है जांच पड़ताल करने के लिए, प्रोसिक्यूट मुकदमा चलाने के लिए, एन एप्रेहेंड अरेस्ट करने के लिए, डैम मतलब आतंकवादियों के लिए दे रखा है, उन आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए। अरेस्ट का मतलब एप्रेहेंड का मतलब अरेस्ट, कैच, सीज या कैप्चर है, ठीक है। तो यहां प्रश्न ये नहीं उठता कि पाकिस्तान ने अपनी लिस्टिंग में नाम दिया है कि नहीं दिया है, ये प्रश्न नहीं उठता कि इसने ऐसा कब किया, प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान ने किया क्या है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए और एप्रेहेंड करने के लिए उन आतंकवादियों को। इन अक्टूबर, अक्टूबर में मंथ के नेम से पहले इन आता है, डेट अगर होती तो ऑन लगता, तो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू फेस सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, पाकिस्तान से ऐसी आशा की जाती है, पाकिस्तान से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान फेस करेगा सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इनमें से कुछ प्रश्न, किसमें, एट द FATF प्लेनरी सेशन। प्लेनरी का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण स्तर का, ठीक है। पाकिस्तान का जो ये FATF का जो पूर्ण स्तर का एक सेशन होगा उसमें इन प्रश्नों का सामना होगा कि पाकिस्तान ने आखिर किया क्या है, क्या मतलब गिरफ्तार करने के लिए क्या किया, प्रोसिक्यूट करने के लिए क्या किया, इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या किया। तो अक्टूबर में FATF का एक पूरा पूर्ण स्तरीय एक सेशन होने वाला है। FATF तो बताया मैंने आपको, ये एक प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध इसने लगा रखे हैं पाकिस्तान पर, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और चेतावनी दे रखी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इसकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता है तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो पाकिस्तान से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाकिस्तान यहाँ पे इन प्रश्नों का सामना करेगा जब ये FATF की मीटिंग होगी, विच विल डिसाइड, विच यहाँ पे ये मीटिंग के लिए FATF के लिए है जो डिसाइड करेगा इट्स एक्शंस मेरिट अ रिप्रीव फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, कि क्या इसके जो कार्य हैं ये डिसाइड करेगा कि क्या पाकिस्तान के जो कार्य हैं मेरिट अ रिप्रीव, मेरिट का मतलब यहाँ पे कहें डिजर्व करना, यहाँ पे डिजर्व करना पढ़ लीजिए। रिप्रीव का मतलब है राहत, है ना, रिप्रीव का मतलब रेस्पाइट है, स्पेयर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेस्पाइट कह सकते हो या फिर आप यहाँ पे स्पेयर कह सकते हो।
ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक्विट कह सकते हो, ये मतलब है इनका। तो यहाँ कहना चाहता है कि पाकिस्तान के कार्य जो हैं ये डिसाइड करेगा, ये मीटिंग डिसाइड करेगी, ये प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या पाकिस्तान के कार्य ऐसे हैं, पाकिस्तान के कर्म ऐसे हैं कि क्या इसको राहत मिलेगी ग्रे लिस्ट से, या फिर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, या फिर अधिक जो मॉनिटरिंग की जा रही है पाकिस्तान पर, ऐसी लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को जहां पर सभी टकटकी लगाकर देख रहे हैं पाकिस्तान वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो निर्देश इसको दिए गए हैं। तो इंक्रीज मॉनिटरिंग इसलिए कहा गया तो इस लिस्ट से, या फिर इसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, या फिर पाकिस्तान को और भी नीचे रख दिया जाएगा। कहां पर? ब्लैक लिस्ट में, या ब्लैक लिस्ट को एक और नाम दिया है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, मतलब ऐसा न्याय क्षेत्र है जहां पर काफी ज्यादा खतरा है पाकिस्तान को, है ना। एंड फेस सैंक्शंस, और क्या पाकिस्तान प्रतिबंधों को यहां पे फेस करेगा। सैंक्शंस का मतलब एम्बार्गो है, बैन है, यहां आप एम्बार्गो कर सकते हैं, EMBARGO, या फिर आप यहां पे बैन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान यहां पे प्रतिबंधों को फेस करेगा, ये देखना है। पाकिस्तान नीड्स टू शो प्रूफ, पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को देखकर नीड्स है। पाकिस्तान अगर टीम का नाम होता तो नीड ही आता, याद रखना, किसी भी देश का नाम अगर टीम के रूप में यूज करते हैं तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को जरूरत है ये दिखाने की, शो प्रूफ मतलब सबूत दिखाने की, ऑफ इट्स एक्शंस, जो भी ये काम कर रहा है, जो भी ये कार्रवाई कर रहा है, ऑन द ग्राउंड, जमीनी हकीकत जो भी इसकी है, जमीनी स्तर पर जो भी काम कर रहा है, वास्तव में जो काम कर रहा है, ऑन द ग्राउंड का मतलब वास्तव में, रियलिटी में, तो उसका प्रूफ दिखाने की जरूरत है। रेदर देन, किसकी बजाय, रेदर के साथ देन लगता है, इसकी बजाय गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर वर्क। पेपर वर्क, कागजों में पाकिस्तान आगे पीछे होता रहता है कि हमने कार्रवाई की, हमने नहीं की, हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इनकी बजाय यहां पर पाकिस्तान को जमीनी हकीकत दिखाने की जरूरत है, प्रूफ देने की जरूरत है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। सैंक्शन, सैंक्शन का भी मैंने बताया था, एम्बार्गो होता है, एक नंबर को आप जोड़ेंगे डी से, प्रतिबंध होता है इसका मतलब, एम्बार्गो का मतलब है प्रतिबंध। फिर दूसरा रिप्रीव है, रिप्रीव का मतलब रेस्पाइट है, राहत को बोलते हैं। तीसरा एप्रहेंड है, एप्रहेंड का मतलब अरेस्ट होता है, तो गिरफ्तार करना होता है। क्रीडेंस का मतलब बिलीफ होता है, क्रीडेंस का मतलब विश्वास होता है, तो इसके लिए आप यहां पे एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से कोई विश्वास को स्वीकार करना। इंप्लाई का मतलब हिंट होता है, तो सी से जोड़ देंगे, संकेत, इंसिन्यूएट, इशारा करना, ये सब। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका रिवीजन वाले सेक्शन का सॉल्यूशन हो गया। बात करेंगे रिवीजन की, ट्रांसलेशन की। तो पहला सेंटेंस है, मैं अपनी समस्या के प्रति उसके गैर दिलचस्प प्रतिक्रिया से हैरान था, हैरान था, आई वाज सरप्राइज्ड। किससे? तो इस चीज से, बाय हिज जिजुन, जिजुन का मतलब नीरस, गैर दिलचस्प को बोलते हैं नीरस, जिजुन, ठीक है। आई वाज सरप्राइज्ड बाय जिजुन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के साथ टू लगता है, प्रीपोजिशन ये हमने काफी बार डिस्कस किया है, टू माई प्रॉब्लम। तो आई वाज सरप्राइज्ड, मैं हैरान था, किस चीज से? तो बाई लगा दिया, हिज जिजुन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के साथ टू लगता है, टू माई प्रॉब्लम। फिर है, उसे एक पंजाबी फिल्म में एक अभिनेता के रूप में पहला मौका मिला। जब कोई फिल्म में मौका मिला, ठीक है, जब किसी भी मान लीजिए किसी भी फील्ड में मौका मिला, उसको ब्रेक बोलते हैं, तो उसे मौका मिला, आग की ध्वनि है, सेकंड फॉर्म है, तो ही गॉट अ ब्रेक, किस में? पंजाबी फिल्म में, एज एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में। ही गॉट अ ब्रेक इन अ पंजाबी फिल्म एज एन एक्टर। टैक्सी चालक का चालान कर दिया गया था, कर दिया गया था, कोई भी पास्ट में था लगा रखा, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, और पैसिव वॉइस है तो हेड के साथ बीन लगेगा। तो द कैबी, कैबी का मतलब होता है टैक्सी चालक, द कैबी हैड बीन चैलेंड, चैलेंड का मतलब है चालान कर दिया गया था, ठीक है। फिर प्रेपोजिशन की बात करें तो ही फिल्ड द हॉल विद स्टोन्स। अब कोई वस्तु के साथ कोई काम करते हो आप, वस्तु अगर एजेंट का काम करता है तो विद लगता है, तो उस होल को, उस छिद्र को भर दिया गया पत्थर से, ठीक है, तो स्टोन से भर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे होता तो बाई लगता, वस्तु है इसलिए विद। ही वॉज फाइंड, उस पर जुर्माना लगाया गया, किसके लिए? लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग के लिए, तो के लिए, ये तो हिंदी अनुवाद से ही हो जाएगा, फोर लगेगा। ही वॉज फाइंड फॉर केयरलेस ड्राइविंग। ही ऑफन गोज फॉर शॉपिंग, वह अक्सर शॉपिंग के लिए जाता है, कब? एट वीकेंड्स, वीकेंड्स पर एट लगेगा। ही ऑफन गोज फॉर शॉपिंग एट वीकेंड्स। ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ रेगुलर, काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा है कार्यक्रम। प्रेपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको एक अलग नोटबुक में आपने लिखा होगा और इनको यूज़ करना शुरू करें। जितना आप यूज़ करेंगे उतना बेहतर आप समझ पाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। बात करेंगे कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।